नमस्कार दोस्तों, हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूँ। मैं आपको कुछ न कुछ देने की कोशिश हमेशा करता हूँ और मेरा ये प्रयास रहता है कि इट शुड एनेबल यू टू डू समथिंग गुड फॉर योर ओन बैंक। आपको याद होगा, लगभग पिछले महीने से मैंने ये सोचा कि ये जो रिस्क मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है ये आपको अच्छी तरह से समझाऊँ, whether it is applicable to you or otherwise, but as a bank it is applicable to you. Reserve Bank of India might have issued different norms. So far in this series what we have done is that there was one opening video that started with risk appetite statement, and then there were several requests कि सर इसके बारे में हम लोग कुछ additional जानना चाहते हैं. Then I decided to have a complete series of 10-15 videos, and part one was risk management for urban cooperative banks teaser I made. Then there was a video on role of chief risk officers. Even the concept is not applicable, you should have one person who will handle the risk in your organization, and then risk organization and structure किस तरह से होना चाहिए, वो implement किस तरह से करते हैं, ऐसा पार्ट 3 मैंने किया. फिर पिछले संडे मैंने आपको रिस्क आइडेंटिफिकेशन किस तरह से किया जा सकता है इसके बारे में बात की. आज मैं जो बात करने वाला हूँ इसी कड़ी में थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन हम ये स्ट्रक्चर जब बिल्ड करना चाहते हैं तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए. इसलिए ये इनिशियल कुछ वीडियोस जो है वो आपको कंसेप्ट के ऊपर ही आपको आगे ले जाने वाले हैं. मैं ये आइसोलेशन भी क्यों कर रहा हूँ कि आप कभी भी कोई सा भी सब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई वीडियो आप देखना चाहते हो, नॉट इन कंटिन्यूएशन, इन बिटवीन ऑल्सो यू शुड बी एबल टू गेट द ग्लिम्पस ऑफ व्हाट द सब्जेक्ट मीन्स. और इसी सिलसिले में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो रिस्क असेसमेंट के बारे में. ये रिस्क हम असेस किस तरह से करते हैं. मैं आपको एक बताऊं, आप अगर गाड़ी चलाते होंगे, इफ यू हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, स्पेशली दैट ऑफ अ 4 व्हीलर, आप गाड़ी चलाते हो क्या करते हो? देयर आर 3 buttons. वन इज क्लच एंड द अदर इज द ब्रेक, एंड देन देयर इज एक्सेलरेटर. एक्सेलरेटर से पैर निकालते हो, गाड़ी का इंजन कम हो जाता है. क्लच दबाते हो, इंजन बंद हो जाता है. ब्रेक लगाते हो, गाड़ी रुक जाती है. ये तीनों कॉम्बिनेशन से आप ट्राई करके गाड़ी चलाते हो. एंड देन यू हैव गियर्स. आजकल तो ऑटोमेटिक गाड़ियां भी है, लेकिन गियर वाली गाड़ी आपको रिस्क मैनेजमेंट अच्छी तरह से समझाती है, ऐसा मेरा खुद का मानना है. कैसे वो, आप गाड़ी चला रहे हो और कोई सामने से गाड़ी आ रही है या कोई आदमी आ रहा है, तो तुम्हारे जिस गाड़ी में बैठे हो वो मोशन के हिसाब से तुम्हारा ब्रेन डिसाइड करता है कि मेरी गाड़ी वहां तक जाने के पहले ये बंदा पास हो जाएगा या नहीं पास होगा. योर ब्रेन टेक्स द डिसीजन. यू आइदर स्लो डाउन द कार और यू कंटिन्यू विद द सेम स्पीड. दिस जजमेंट इज नथिंग बट असेसमेंट. सामने वाली गाड़ी समझो 4 व्हीलर आ रही है और देयर इज अ नैरो रोड, आपकी गाड़ी पास होगी या नहीं होगी आपको शुरू में समझ में आता है. अगर अगर सिंगल रोड पे आप चलते हो एंड देयर इज अ कार कमिंग टुवर्ड्स यू और अ ट्रक कमिंग टुवर्ड्स यू, what you try to do, you try to bring one side, that is the left side of your vehicle, below the road, and then let you pass the vehicle there and there. गाड़ी आप बहुत तेज चला रहे हो लेकिन दूर से आपको दिखता है कि गाड़ियों का जमावड़ा है. यू रिड्यूस द स्पीड. आजकल तो नई गाड़ियों में स्पीड रिड्यूस करने के इंस्ट्रक्शंस भी आते हैं. आपका जो गियर का फंक्शन है, आप सिटी में 5वें गियर में गाड़ी नहीं चलाते हो. क्यों नहीं चलाते हो? बंद पड़ेगी गाड़ी, क्योंकि ट्रैफिक रहेगा, तो 5th या 6th गियर में गाड़ी चल नहीं पाएगी. अब ये आप जानते हैं, लेकिन ये रिस्क असेसमेंट का पहला पड़ाव है. आप बैठे बैठे रिस्क असेस करते हो. मान के चलो कि आपके पास, आप गाड़ी नहीं चलाते हो लेकिन आप रास्ते पे चल रहे हो. आप जब रोड क्रॉस करते हो तो आप जजमेंट लेते हो. मैं सिग्नल की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सिग्नल पे तो गाड़ियां रुकी जाती है. लेकिन अगर बगैर सिग्नल आप रोड पे चल रहे हो, सिग्नल नहीं है और आपको रोड क्रॉस करना है, आप लेफ्ट देखते हो, राइट देखते हो, एंड देन यू टेक अ जजमेंट कि जो गाड़ी आ रही है उसके पहले में चला जाऊं या गाड़ी जाने के बाद में जाऊं. दिस इज असेसमेंट. आपने क्या क्या एसेस किया इसमें? आपने स्पीड एसेस किया, आपने जजमेंट लिया, आपने डिसीजन लिया कि मैं रोड क्रॉस करूं या नहीं करूं, या जहां पे हूं वही खड़ा रहूं. यू असेस्ड. नाउ यू टेल मी, कैन दिस बी डिफाइंड? It cannot be. Risk assessment is virtually a process.
वन एक्शन कैन नॉट डिफाइन द रिस्क असेसमेंट। हम स्पेशली बड़े बैंकों की बात नहीं करते हैं, उनके डेफिनेशंस अलग है, लेकिन हम कंसेप्ट अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। तो रिस्क असेसमेंट इन बैंकिंग क्या होता है, बहुत सारी डेफिनेशन है, एक सिंपल डेफिनेशन आपको बताऊंगा। रिस्क असेसमेंट इन बैंकिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एंड एनालाइजिंग, इवेल्युएशन करो, एनालाइज करो, इवेल्युएट करो। क्या इवेल्युएट कर रहे हो आप गाड़ी चला रहे हो, आप इवेल्युएट कर रहे हो कि जो बंदा रोड क्रॉस कर रहा है वो क्रॉस होने के पहले आपकी गाड़ी की स्पीड क्या होनी चाहिए, आप इवेल्युएट करो, आप एनालाइज कर रहे हो। एम आई गोइंग टू हिट the person who is crossing the road? And if you're not driving a vehicle, you try to assess whether the vehicle is going to hit me while crossing the road. So analyze karo, your brain analyzes that, your mind analyzes that. That is because of your upbringing and the left hand drive culture that India carries. India is a left hand drive. You go to US and European countries, there is a right hand drive vehicle. तो हम लोग दाएं की तरफ से चलते हैं, सॉरी बाएं की तरफ से चलते हैं, लेफ्ट पकड़ के चलते हैं, राइट पकड़ के नहीं चलते हैं। दिस इज द रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस। therefore he says that you have to evaluate, assess the potential risk। क्या करना है ये पोटेंशियल रिस्क एसेस करके कि भाई ये पोटेंशियल रिस्क जो बैंकिंग में दिख रही है उसका मेरे फाइनेंशियल्स पे, मेरे प्रॉफिट पे, या मेरे इन्वेस्टमेंट पे, मेरे ऑपरेशंस पे, मेरे बिजनेस पे, मेरी लेंडिंग एक्टिविटीज में क्या क्या फर्क पड़ने वाला है। एक रिस्क 4 जगह पे इंपैक्ट करने वाली है, यू हैव टू एनालाइज। अभी इसमें सेक्टोरल डिफरेंशिएशन रहेगा, वो बात ही अलग है, लेकिन रिस्क असेसमेंट encompasses several other things within risk। इतना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर ये पिछले वीडियो में आपने कुछ और बोला था और इस वीडियो में आप कुछ और बोल रहे हो। इसका मतलब ये है कि रिस्क असेसमेंट इज अ बिगर टॉपिक, क्योंकि रिस्क असेसमेंट स्टार्ट्स विथ रिस्क आइडेंटिफिकेशन, जो हमने पिछले वीडियो में देखा। असेसमेंट चालू हो गया जब आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, आपका असेसमेंट का प्रोसेस पीछे से चालू हो गया। आपको याद होगा, आप कार चलाते हो, एक बड़ा ट्रक आपकी गाड़ी के पीछे है, वो बिल्कुल आपको चिपक के आता है, आपको डर लगता है कि ये मेरे को ठोक देगा। लेकिन आपको ये एक बात जानना जरूरी है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो आपसे 4 फुट ऊपर बैठा है और उसको आपके आगे की 10 गाड़ियां दिख रही हैं जो आपको नहीं दिखती। तो उसका रिस्क असेसमेंट का जो ट्रिक होगा ना, वो अलग होगा, आपका अलग होगा। आप कैरी करोगे प्रेशर कि ये मेरे लिए रिस्क क्रिएट कर रहा है, पीछे से आके ठोक देगा। So it also depends on the kind of situation that you are trying to handle, is what I believe. And then there is one concept associated with assessment, risk assessment, is that आपको रिस्क मेजरमेंट भी आनी चाहिए, जिसके बारे में मैं अलग वीडियो करने वाला हूँ। आप मेजर किस तरह से करोगे, आई एम गोइंग टू टॉक ऑन रिस्क मेजरमेंट, विच इज गोइंग टू बी अ सेपरेट टॉपिक सेपरेटली। लेकिन रिस्क असेसमेंट इंक्लूड्स रिस्क मेजरमेंट और evaluating this measurement. In order to determine the potential impact on bank's bottom line, bank's profitability, this risk assessment is extremely crucial, and we need to document how we are going to assess the risk. Identify होने के बाद assessment का पार्ट अपने पास आ जाता है, एंड देन उसके बाद में मेजरमेंट का पार्ट आता है। ये 2 पार्ट अगर सीखते हैं तो मेजरमेंट में हमें आसानी होगी कि उसका इम्पैक्ट या तो हम सब्जेक्टिव करें या ऑब्जेक्टिव करें। अगर ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं तो देयर आर सेवरल मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। हमारी माइंड इतनी बड़ी नहीं है कि वो मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा के करने की जरूरत है। हम लोग सब्जेक्टिव भी कर सकते हैं और उसको अंकों में बदल सकते हैं। वी कैन चेंज द सब्जेक्टिव असेसमेंट दैट वी आर ट्राइंग टू डू इन नंबर्स। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क दैट द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फेसेस। लेकिन बैंक्स आर एक्सपोज टू वेरियस रिस्क। हर बार वही नाम दोहराने में मुझे कोई मजा नहीं आता, बिकॉज दैट्स नॉट अ वैल्यू एडिशन। बट देन देयर आर पॉपुलरली वी आर गोइंग टू डील विद क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क,
reputational risk, all these issues we are going to handle, we are going to deal. We may not deal with the country risk and all the other parts of risk which are applicable to public sector banks and the foreign banks. We may not deal with that because that doesn't impact us immediately. There are legal risk also. But as far as legal risk is concerned, आप जानते हैं कि BR Act चेंज होने के बाद में क्या रिस्क क्रिएट हो गया. That's a legal risk. BR Act होने के बाद में सिंपल आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का टर्म है वो 8 साल हो गया. That's a legal risk. अब क्या करोगे आप? So that's how you have to look at all these areas. आपको रिस्क एसेस करना है. इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई आपके बैंक के बारे में जब मैं बात करता हूं तो दो चीज़ों के बारे में बात करता हूं. आपको अपनी एसेट साइड देखनी है और आपके लाइबिलिटी साइड देखनी है. उसमें कहाँ पे रिस्क आपको दिख रहा है वो आपको एसेस करना चाहिए. और वो अगर आप मैनेज नहीं करते हो तो आपके ऊपर इम्पैक्ट क्या आने वाला है. मान के चलो कि अभी ये तुम्हारा कंसंट्रेशन रिस्क का सर्कुलर है जहां पे 50% ऑफ योर एडवांसेस शुड बी लेस देन 0.20% ऑफ टायर 1 कैपिटल. मार्च 24 तक आपको करना है. नहीं करोगे तो क्या, एक रेगुलेटरी रिस्क आ जाएगी. रेगुलेटर पनिश करेगा, रेपुटेशनल रिस्क आ जाएगी. पहले ही कंसंट्रेशन रिस्क से आपके रेवेन्यू पे हिट पड़ा है. दूसरा हिट आपको आएगा प्रायोरिटी सेक्टर के कंप्लायंस के बारे में. ये मैं सिर्फ एग्जांपल बोल रहा हूं जिसको आपको सोचना है कि ये रिस्क के आइटम है क्या. वेदर रेगुलेटरी गाइडलाइंस आर आइटम्स ऑफ रिस्क, आंसर इज यस. आंसर इज यस. उसकी वजह सिंपल है. हर एक रेगुलेशन impacts the way you do business, impacts the way you give services. आप जानते हैं ये मिनिमम बैलेंस सर्विसेज चार्जेस के बारे में कितने बैंकों को पनिशमेंट हो गई. क्यों हो गई? ध्यान नहीं दिया. रिजर्व बैंक कह रही थी कि अगर आपको मिनिमम बैलेंस लगाना है तो प्रो रेटा बेसिस पे लगाना चाहिए. कम से कम 100 बैंकों ने ध्यान में नहीं दिया. 100 बैंक लकीली छूट गए क्योंकि वो रिजर्व बैंक को मिले ही नहीं. हर एक के साथ ऐसा नहीं होगा. तकदीर का तकाजा है. अगर रिजर्व बैंक के 10 दिन की इंस्पेक्शन में उनके ध्यान में नहीं आता है, बच जाओगे. हर बार ऐसे होगा नहीं. एक बार बचोगे, दूसरी बार मिलोगे. और आजकल रिजर्व बैंक की इंस्पेक्शन में क्या हो रहा है कि वो 10 साल के पीछे भी आपकी जो गलतियां वो निकाल रहे हैं और आपको ठोक रहे हैं, पटक पटक के ठोक रहे हैं. यू हैव टू बी केयरफुल. तो ये जब रिस्क असेसमेंट में कहूंगा तो इसमें स्टेप्स जो मैंने आपको बताई थी कि भाई आपको रिस्क आइडेंटिफिकेशन करना है, उसको मेजर करना है, उसका इवेल्युएशन करना है, बाद में जाके उसको मिटिगेट कैसे करना है अकॉर्डिंग टू योर एपेटाइट. ये कंसेप्ट मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं? वजह यह है कि आप जब रिस्क असेसमेंट करोगे तो आप इन्फॉर्म डिसीजन लोगे. आपको सिंपल सोचना है कि इस बंदे को अगर मुझे लोन देना है तो ये मुझे वापस देगा या नहीं देगा, या मुझे गड्ढे में डालेगा बाय वे ऑफ डिफरेंशियल प्रोविजनिंग फॉर द नेक्स्ट 4 years एंड देन राइट ऑफ. बैंकर का नेचर है, वो आदमी देख के लोन देता है. ये शायद आपको लगेगा ये मैं गलत कह रहा हूं, शायद गलत भी हो सकता है, लेकिन कई बार जब आप असेसमेंट करते हैं तो असेसमेंट का डेफिनेशन ऐसा नहीं होता. वो इट कैन बी डिस्क्राइब्ड. आपके सामने आके कोई बंदा बैठता है एंड देन यू लिटरली गेट नेगेटिव वाइब्स. यू फील यार ये ठीक नहीं है. आपको वजह नहीं पता, आपको वजह नहीं पता चलती. लेकिन कई बार आपका ये डिसीजन सही साबित होता है बिकॉज बाय द टाइम योर टीम मेक्स एन अप्रेजल आपको पता चलता है कि उसका सिबिल स्कोर 400 के नीचे है. आपने तो देखा नहीं था सिबिल, आपने कुछ नहीं देखा था. आदमी देख के आपका जो ब्रेन है वो उसकी वाइब्स पकड़ता है. अब दिस इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, कभी और दिन इसके बारे में बात करेंगे. कहने का मतलब ये है कि आपको इन्फॉर्म डिसीजन करने में रिस्क असेसमेंट का बहुत बड़ा महत्व है. और आपके बैंक में सभी जगह से रिस्क घुस रही है, और अगर रिस्क घुस रही है उसको आप आइडेंटिफाई करोगे, उसको एसेस करोगे, उसका इम्पैक्ट जानने की कोशिश करोगे तो वो इन्फॉर्म डिसीजन होगा. जैसे मैंने देखा है कि नॉन एसएलआर के बारे में रेगुलरली उसका वैल्यूएशन हमें इजीली नहीं मिलता है. देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड क्या कहते हैं वो वैल्यूएशन एजेंसी है ना, वो प्राइसेस देती है, फिम्डा.
ये लोग जो वैल्यूएशन देते हैं ना उसके हिसाब से आपको मार्क टू मार्केट करना पड़ता है, क्योंकि नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज आर नॉट ट्रेडेबल इजीली, आपको काउंटर पार्टी ट्रेडिंग में मिलती नहीं है। एंड देन कई बार इसमें मार्क टू मार्केट हेवी आ जाता है, बहुत हेवी आ जाता है। आप कूपन की लालच में ये नॉन एसएलआर पकड़ लेते हो, कूपन तो अच्छा मिलता है, लेकिन since the security is not tradable, there is a different formula on the basis of which you have to do the value of security and then provide for the depreciation. Ignore appreciation. कई बैंकों ने इसलिए नॉन एसएलआर के बारे में ये कहा है कि इसका असेसमेंट ही ढंग से हो नहीं सकता, क्योंकि आपका वैल्यूएशन कब होता है? 31 मार्च के दिन, बीच में तो कोई होता ही नहीं है। तो कई बैंकों ने ये डिसाइड कर लिया कि हम यार ये नॉन एसएलआर में जाएंगे नहीं, आपको मैंडेटरी है ही नहीं, क्योंकि 31 मार्च को इस सिक्योरिटी का क्या होगा, नॉन एसएलआर सिक्योरिटी का क्या होगा, इसका अंदाजा नहीं होता है। एंड देयरफॉर नॉट मेनी बैंक एंटर इनटू नॉन एसएलआर। स्मॉलर बैंक सोचना भी नहीं चाहिए, कूपन को देख के तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। कई एग्जांपल्स ऐसे हैं कि लोगों ने कूपन को देख के इन्वेस्ट किया, डूब गए, प्रीमैच्योर पेमेंट करवा दिया। पॉपुलर एग्जांपल इज सरदार सरोवर निगम का जो डीप डिस्काउंट बॉन्ड थे, कम से कम 100 बैंक इसमें लॉसेस में चली गई, आपको याद होगा। तो ये जो डीप डिस्काउंट बॉन्ड होते हैं, इनका मार्क टू मार्केट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड देन गुजरात गवर्नमेंट व्हेन द रेट्स वर ब्रॉट डाउन सरेंडर्ड बिफोर मैच्योरिटी, डूब गए। मेनी बैंक्स बुक द लॉसेस एंड दिस काइंड ऑफ डिसीजन यू कैन नॉट प्रोजेक्ट। तो इन्फॉर्म डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे आता है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे आता है। एंड देन एक जगह से और रिस्क आपको एसेस करनी पड़ती है। सबसे बड़ी जगह मैं आपको बोलता हूँ, आपके जो बंदे काम करते हैं ना, 400-500 बंदे काम करते हैं आपके बैंक में, वो रिजर्व बैंक के रेगुलेशन का कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में उसमें खामियां पाई जाती है। दे डू नॉट एक्चुअली कंप्लाई विद द वेरियस रेगुलेटरी गाइडलाइंस एट टाइम्स, और वो आरबीआई आयोग के ध्यान में आ गई, आपको पेनल्टी हो जाती है। मैंने कई बार कहा है कि बैंक पेनल्टी भरती है तो किसी एक बंदे की वजह से भरती है। बैंक में जो 2-3 बंदे होते हैं, या तो ब्रांच लेवल में या फिर हेड ऑफिस लेवल में, कोई एरर कर जाते हैं, बैंक हैज टू फेस। सो असेसिंग द रिस्क इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग। एक बैंक थी यार कि उनको पनिशमेंट हो गया और उन्होंने एम्प्लॉय से वसूल कर लिया। दिस इज नॉट द रेगुलेशन, दिस इज नॉट एट ऑल द रेगुलेशन, पनिशमेंट इज टू द बैंक। हालांकि वो मेंबर्स के खिलाफ है। मेंबर्स के खिलाफ क्यों है? मेंबर को जो प्रॉफिट चाहिए आपकी बैंक से, वो कम हो जाता है ना, क्योंकि आपको डेबिट करना है P&L। ये मेंबर की गलती नहीं है, आपके किसी एम्प्लॉय की गलती है, या फिर आपके बोर्ड के डिसीजन की रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस। तो ये कैसे एसेस करोगे? भांपोगे कैसे? वायलेशन करना ही नहीं है। सिंपल रेगुलेटरी रिस्क जो है उसको आपको आसानी से कंप्लाई करना पॉसिबल है। डोंट वायलेट, जो कहा है वो करो, दिमाग मत लगाओ। एज फार एज रेगुलेशन इज कंसर्न, अगर रेगुलेशन में आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए वो मांगो, वो रिजर्व बैंक 6 महीने देगा नहीं, वो बात छोड़ो, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको ये रिस्क असेसमेंट जो करना है, जो मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करना है, और रिस्क आइडेंटिफिकेशन के बारे में एक सब्जेक्ट पेंडिंग है अपना, उसके ऊपर अलग वीडियो करूंगा कि आपके कॉर्पोरेट ऑफिस और हेड ऑफिस में आप रिस्क आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करोगे, कैसे करोगे। ब्रांचेस का तो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के बाद असेसमेंट का प्रोसेस चालू हो जाता है। असेस करो, असेसमेंट के बाद मेजरमेंट करो, मेजरमेंट के बाद मिटिगेशन करो। दीज आर द स्टेप्स। अब ये करो कहना बहुत आसान है, आपको क्या करना पड़ता है, आपको ये डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। आप करते हो वैसे भी। भाई ये चौथी पास बंदा गाड़ी फर्स्ट क्लास चलाता है, कोई ग्रेजुएट नहीं है, जजमेंट है। सो रिस्क असेसमेंट इज अ जजमेंट दैट यू हैव टू टेक टू प्रोटेक्ट योर बैंक। ऐसे ही रिस्क के बारे में मैं अलग अलग विचार आपके सामने रखूंगा, और प्रॉब्लली 10-15 हर संडे में कहता हूँ कि 10-15, तो वो आगे चलने ही वाला है, क्योंकि उसका स्कोप बहुत वाइड है। लेकिन एक बार ये 15-20 वीडियो बन गए तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का कोई भी बंदा कोई भी सब्जेक्ट को लेके ये बात कर सकता है, देख सकता है, ये वीडियो देख सकता है, उसी सब्जेक्ट के बारे में देख के वो उसको जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए वो क्लैरिटी उसको मिल जाएगी।
मेरा मानना है कि अगर आप बैंकिंग करते हो और अगर रिजर्व बैंक का इंस्पेक्शन रिस्क मैनेजमेंट पे चला गया है, रिस्क असेसमेंट पे चला गया है, तो हमारे बंदों को ये कंसेप्ट मालूम होना पक्का जरूरी है, पक्का जरूरी है। और मैं ये जो कहने की कोशिश करता हूँ, मैं आपके दिमाग में जो कॉबवेब्स है ना वो निकालने की कोशिश करता हूँ, अच्छी तरह से समझो, दैट इज ओनली ऑब्जेक्टिव। अच्छा लगता है जब आप जैसे लोग वीडियोस की सराहना करते हैं। जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अच्छे नहीं लगते कमेंट कीजिएगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर सचमुच कोई क्रिटिसिज्म है, इट इज ऑलवेज वेलकम। आई हैव केप्ट माई कमेंट्स ऑल्सो ओपन बिकॉज आई वेलकम देम। एंड कोई भी आपको परेशानी हो, कोई भी आपको डिफिकल्टी हो, बताइएगा। मेरा ईमेल रहता है, सेंड मेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल वी मीट अगेन ऑन नेक्स्ट संडे। थैंक यू सो मच।